बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के रुकन असम्बली वो ऑब्ज़र्वर नांदेड़ मोहतरम जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ाइदीन मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब, मोहतरम जनाब सैयद फ़िरोज़ लाला साहब और प्रभाग 2 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, प्रभाग 5 के पीर बुरहान के तमाम उम्मीदवार, प्रभाग 7 नई आबादी के रवि गायकवाड़ और विकास मालोजी वाघमारे साहब, प्रभाग 8 शिवाजी नगर के तमाम उम्मीदवार, प्रभाग 18 के और प्रभाग 10 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज पीर बुरहान नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपके दरमियान में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपसे गुजारिश कर सकूँ कि 15 जनवरी के दिन जो नांदेड़ के बल्दिया के इंतखाबात के हक़ राय दही का दिन है, आप अपने के कोड का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए, आप अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए और आप ज़मीनी सतह से, इस तारीख़ी शहर से आप अपनी एक आज़ाद सियासी लीडरशिप को मजबूत करिए। याद रखिए, भारत की जो लोकशाही है और भारत का, हमारे वतन अजीज़ का जो संविधान है, वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने वोट के ज़रिए से अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत करें या पैदा करें। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, याद रखिए, अगर आप अपने वोट के इस्तेमाल में कोताही करेंगे तो फिर इसका नुकसान हम तमाम को उठाना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बल्दिया के इंतखाबात में अपने तमाम उम्मीदवारों को आपके सामने पेश किया है और मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ कि वोट का इस्तेमाल करिए। वोट एक अमानत है और आप अपने वोट के ज़रिए से अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसों से मिल्लत मज़लूमा की खिदमत कर रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम एक ही रहा कि हमको अगर इंसाफ चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं कि आइन में, भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जिन चीज़ों का वादा अवाम से किया गया और अगर हम उन वादों को पूरा कराना चाहती हैं तो मजलिस आपसे कहती आई है और आज मैं कह रहा हूँ कि आपको एक मरकज़ सियासी से वाबस्ता होकर अपनी पार्टी को मजबूत करना है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि मजलिस पर जो लोग तनकीद करते हैं, बेजा मुखालिफत करते हैं, उसकी अहम वजह यह है कि नहीं चाहते कि मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी लीडरशिप बन जाए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक तरफ बीजेपी है जो किसी एक मुस्लिम अक़लियत को अपना उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना है और फिर अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस है। ये एक अजीब व गरीब यहाँ पर मिलाप होता है। नरेंद्र मोदी भारत के पार्लियामेंट में
वक्फ कानून का एक नया तरमीमी कानून पेश करते हैं और उस कानून का मकसद ये होता है कि मस्जिदों को छीन लिया जाए, दरगाहों और खानखाहों को ख़त्म कर दिया जाए, क़ब्रस्तानों को ख़त्म कर दिया जाए और ऐसे कानून को जो हमारे आइन के ख़िलाफ़ है, संविधान के आर्टिकल 25, 26 और 14 के ख़िलाफ़ है, उस कानून को बनाने की मदद करते हैं कौन? अजीत पवार और शिंदे शिवसेना उसमें मदद करते हैं। बताइए आज आप कि क्या किसी हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, भाई साहब रुक जाइए, थोड़ी यहाँ से जाना है मुझे 10 मिनट में, अगर आप ऐसा ही करेंगे तो फिर सुनाई नहीं देगा किसी को। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए शुएब साहब, हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में क्या कोई गैर हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता, और बिल्कुल सही है, नहीं बन सकता, न बनना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी ने, अजीत पवार और शिंदे ने ऐसा कानून बनाया कि जिसमें अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड जब महाराष्ट्र में बनेगा या डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम वक्फ कमेटी बनेगी तो उसमें गैर मुस्लिम हजरात को मेंबर बना दिया जाएगा। आप बताइए कैसे किसी को काबिल कबूल हो सकता है? ये तो राइट टू इक्वालिटी दफा 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है। वक्फ एक मुसलमानों का एक खास चीज है, उसका मजहब से उसका ताल्लुक है, मगर ऐसा कानून बना दिया गया। और इस कानून के जरिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, शिंदे और अजीत पवार ये चाहती हैं कि वक्फ को हमेशा के लिए भारत और महाराष्ट्र से खत्म कर दिया जाए। उनका मकसद एक ही है कि मस्जिदों को ताले लगा दिए जाए। उनका मकसद ये है कि इस तरमीमी कानून के जरिए जो दरगाहें और मसाजिद 100 साल से ज्यादा पुरानी और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में कहलाती हैं, उनको हुकूमत ये कानून के जरिए ये बता रही है कि ये वक्फ इसका मालिक नहीं है, बल्कि आसार कदीमा ASI उसका मालिक रहेगा। तो बहुत सी चीजें उसमें गलत हैं। इस तरह का गलत कानून बनाकर मुसलमानों से उनकी मजहबी तशख़्ख़ुस को छीनने का काम नरेंद्र मोदी, शिंदे और अजीत पवार करते हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, याद रखिए, वक्फ के कानून बनने के बाद एक बहुत बड़ा इलेक्शन महाराष्ट्र में होने जा रहा है। आप अपने आपसी इख्तलाफात को बाजू रखकर आप मोदी को, शिंदे को, अजीत पवार को एक पैगाम दीजिए कि तुमने हमसे वक्फ को छीनने के लिए कानून बनाया, ये हमको मंजूर नहीं है। 15 तारीख को जब आप जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए, जिस किसी का ज़मीर जिंदा है वो उसको पुकार पुकार कर कहेगा कि जिसने मस्जिदों को, दरगाहों और खानखाहों को छीनने का कानून बनाया, मैं मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करूंगा उन पार्टीज और उन कायदीन और लीडर्स के खिलाफ जो मस्जिद, दरगाह और कब्रस्तान के खिलाफ कानून बनाया है। याद रखिए, आपका वोट इन फिरका परस्त ताकतों को एक पैगाम देगा जो हमारी मजहबी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करना चाहती है। यकीनन वोट डालने का इख्तियार आपको है, मगर एक दीवाने की तरह पुकार पुकार कर कहने का हक मुझे भी है। और मैं आपके सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूँ। ये मत समझो कि ये सिर्फ नांदेड़ का बल्दिया का इलेक्शन है या महाराष्ट्र के म्युनिसिपैलिटी का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में अगर आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो दिल्ली में बैठे हुए बादशाह नरेंद्र मोदी को पैगाम मिल जाएगा कि नांदेड़ के पीर बुरहान शाह के रहने वालों ने मेरे काले कानून को अपने वोट के जरिए मुस्तरद कर दिया। अजीत पवार को मालूम हो जाएगा कि जो एक चाल चल रहा है, अजीत पवार को भी अंदाजा हो जाएगा
कि अगर कौवा हंस की चाल चलेगा तो उसको कौवा ही कहेंगे, हंस नहीं कहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि इस काले कानून के खिलाफ 15 तारीख को आपको अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं अपनी माँ और बहनों को पैगाम दे रहा हूं, बुजुर्गों को पैगाम दे रहा हूं। ये काला कानून ये कहता है कि आप उस वक्त तक वक्फ नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी बेटी का हक किसी बाप या उसकी माँ की जायदाद में तय नहीं करते। अरे अगर कोई हमारा हिंदू भाई अपने हिंदू धर्म के मुताबिक अपने गाढ़े खून की कमाई अपने देवी या देवता के नाम पर करना चाहता है तो क्या ऐसा कोई कानून है जो उससे कहता है कि तुम अपनी बेटी का हक मार कर देवी देवता को कानून नहीं दे सकते? ये कानून नरेंद्र मोदी और अजीत पवार और शिंदे ने बनाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, ये इलेक्शन आपको बताना पड़ेगा कि आप वक्फ के कानून के खिलाफ है या नहीं। ये जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मजलिस ये पॉलिसी कह रही है, मैं खुलकर कह रहा हूं, जो राष्ट्रवादी के उम्मीदवार हैं, जो शिवसेना के उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बताओ तुम्हारी जबान में इतनी ताकत है जो आज मैं कह रहा हूं, सच्चाई को आपके सामने बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहेंगे कि ओवैसी मस्जिद, दरगाह और खानका को इलेक्शन में ला रहा है, बराबर ला रहा हूं। भारत का संविधान मुझे कहता है, आर्टिकल 25 और 26 के तहत मैं कोई जमीन के नीचे की आसमान की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा टूट रिश्ता मेरे मजहबी इबादत गांव से था और हमेशा रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि जो संविधान को बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था उसका प्रियम्बल कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। तो बताओ, अगर उसके ऊपर बुनियाद बनाकर मैं कह रहा हूं कि 15 तारीख के दिन आपको अपने लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए पतंग के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा, तो ये सच्चाई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर कोई कमजोर ये कहता है कि ओवैसी गलत कह रहा है, बाबू तुम्हारी बाप भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख के दिन वक्फ के काले कानून के खिलाफ वोट पतंग पर दबेगा या नहीं दबेगा, बताओ। वक्फ के काले कानून के खिलाफ पतंग पर बटन दबेगा या नहीं दबेगा? नांदेड़ की फिजाओं में क्या नजर आएगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात, सैयद मोइन और फिरोज लाला बोल रहे थे कि अजीत पवार के भी कैंडिडेट हैं। अजीत पवार तुम शरद पवार के नहीं हुए, तुम नांदेड़ के क्या हो सकते हो? जो आदमी तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुमको मुकाम दिया, तुमको इज्जत दिया, तुम उसी को घर में बिठा के आगे बढ़ गए। ये अजीत पवार की पहचान है। और खुल खड़े होकर बोलता है 75,000 करोड़ का गबन का मुझ पर इल्जाम है, क्या हुआ? हाँ अजीत पवार, तुम्हारा नाम अजीत पवार है। तुम्हारा नाम कोई मुसलमान का नाम होता तो तुम 75 साल जेल में रहते। ये फर्क है जो सत्ता में रहता है और जो मजलूम मुसलमान होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात कहना चाहूंगा, अशोकराव चौहान नहीं सुधरना चाहते, नहीं संभलना चाहते। अशोकराव साहब, आपको क्या एक मंत्री पद भी नहीं दिए मोदी? इतना कर रहे आप उनके लिए, कम से कम मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो बनाते आपको। आप तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। हाँ, ये और बात है कि आदर्श स्कैम में आपको इस्तीफा देना पड़ा। आपको कम से कम नरेंद्र मोदी आपको कुछ तो दे देते। आप तो मराठा लीडर हैं, नांदेड़ के हैं। आपको तो चाय में से नरेंद्र मोदी चाय तो पिलाए, मगर चाय से तो मक्खी को निकाल के बाजू कर दिया आपको। अशोकराव साहब, ऐसा क्यों कर रहे आप यहां पे भी खेल रहे, वहां पे भी खेल रहे, इधर भी खेल रहे।
देखिए खेल महंगा पड़ जाएगा 15 तारीख को आपको इंशाअल्लाह ताला। ये नांदेड़ की आवाम बहुत बाखबर और होशियार आवाम है। जब आप मुख्यमंत्री थे तो यहां से मजलिस के कितने 13 कॉरपोरेटर कामयाब हो गए थे। आप बहुत कोशिश किए और जब यहीं से महाराष्ट्र में अगर मजलिस की मकबूलियत का आगाज हुआ तो आपकी दुआओं और आपके इत्तेहाद से हुआ था। आपने मजलिस के कैंडिडेट को यहां से कामयाब किया। तो बाला साहब ठाकरे आज दुनिया में नहीं है, वो बंबई के शिवाजी मैदान से बोले ये कौन है, ये ओवैसी कौन है, मजलिस कौन जीते। तो हमने कहा अभी तो शुरुआत है, बंबई तक जाएंगे और बंबई तक गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए जब तक आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे आपके तकालीफ और मसाइल हल होने वाले नहीं है। और यही वजह है कि आज यहां पर आप देखते हैं कि असरा नगर हो, पीर बुरहान का इलाका हो, यहां पर आपको तकालीफ नजर आती है। ताजनगर, पीर नगर में हर तरफ साफ सुथरा कुछ इंतजाम ही नहीं है। स्वच्छ भारत तो खाली उधर नजर आता, यहां पे नजर ही नहीं आता। और फिर खबरस्तान में अदालत का फैसला आने के बावजूद भी वहां पर जो लोग कब्जे में नहीं हटाया जा रहा है। अरे ये जो कब्जा करके बैठे खबरस्तान में, तुम मरे तो उसमें दफनाना, क्या ले जाके फेंकना तुम्हारे को। अरे खबरस्तान में एंक्रोचमेंट काबिज बन के बैठे हैं और ये गवर्नमेंट भी हटाना नहीं चाहती। हिसारबंदी का काम नहीं हो रहा है। और फिर आप जानते हैं कि इंदिरा नगर के इलाके में ड्रेनेज के पानी, लोग मुसल्ली नमाज को जाते तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इंदिरा नगर में जरा सी बारिश हो गई तो ऐसा लगता तालाब बन जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इन तमाम प्रभाग 2, 5, 7, 8, 18 और 10 से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। और हमारी पार्टी ने अज़म लिया है कि नौघाट करबला इलाके में नौजवानों के लिए एक स्विमिंग पूल और जिम खाना बनाएंगे इंशाअल्लाह। खदीम शहर में खूबसूरत गार्डन तामीर करने की पूरी कोशिशें की जाएगी। मदीनतुल उलूम स्कूल से शिवाजी पुतले तक रास्ते की तामीर और फिर एक फायर स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आग लग रही है। फायर स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। मदीना नगर से क़य्यूम प्लाट तक 50 फीट के रास्ते की तामीर होगी इंशाअल्लाह। यहाँ पुराने शहर के खलती तलबा के लिए ITI और टेक्निकल कॉलेज का क़याम। मालटेकरी इलाके में 5 एकड़ अराजी पर प्लेग्राउंड की तामीर का मंसूबा है इंशाअल्लाह। और सेहत के लिए हैदराबाद के दवाखाने को तौसी करके मिनी सिविल हॉस्पिटल बनाने की पूरी कोशिशें की जाएंगी। और फ्रूट मार्केट, भाजी फूल मार्केट, हाकर जोन के क़याम का अज़म। और फिर जदीद तरीके से एक स्लॉटर हाउस का क़याम में लाने का मजलिस का मंसूबा है, इरादा है। और हैदराबाद की पानी की टाकी गरीब मुस्लिम तलबात के लिए गर्ल्स हॉस्पिटल का क़याम। ख़दीम शहर में शादी खाने की तामीर का मंसूबा और ख़बरस्तानों की बाउंड्री वॉल, हिसारबंदी और नमाज जनाजे के चबूतरा और वज़ू खाने की तामीर का मंसूबा। ये मजलिस का प्रोग्राम है। और मजलिस के मुखालिफिन के पास कुछ भी नहीं है, खाली एक B टीम बोलती है, एक C टीम बोलती है, एक D टीम बोलती। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। बल्कि मेरे को बताया गया कि कोई गैर मारूफ लोगों को जिनका ताल्लुक इस जमीन से नहीं है लाकर उनका इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। मगर आप बाशऊर और बाखबर हैं। आप जानते हैं, आप दोस्त और रहजन के फ़र्क को महसूस कर सकते हैं। और मुझे ये बात कहने में कोई खबात नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हमने भी अपनी कमज़ोरियों को दूर किया है
और हमने पूरी कोशिश की है कि जो हमसे दूर थे हम उनको करीब कर लिए, उनको हमने अपने सीने से लगाया। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे और अल्लाह उनको जब तक जिंदा रखेगा वो मजलिस के लिए कोशिश करते रहेंगे। तो मेरी आप तमाम से ये पुरखुलूस गुजारिश है कि 15 तारीख के दिन आप अपने के कोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करिए। हाँ, एक बात बोलना भूल गया, कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवार हैं। आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था तो क्या मुख्यमंत्री कांग्रेस का था या मजलिस का था? 185 लोगों की मौत हुई उस ट्रेन के ब्लास्ट में। जिन 11 लोगों को पकड़ा गया वो 19 साल जेल में थे, मुसलमान थे वो। उसमें से एक शख्स जिसका नाम कमाल अंसारी था, जेल में उसकी मौत हो गई। कोविड के दौरान जेल में थे ये बच्चे। एक साहब की तो बच्ची मासूम थी, जब गए वो अब जवान हो गई। मैं मिला उनसे, उनकी बेटी से मिला। आज कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि ना तो 185 लोग जो उस टेरर बम ब्लास्ट में मारे गए उनको इंसाफ मिला, ना ये जो 11 लोग 19 साल अपनी जेल में खो दिए उनको इंसाफ मिला। कांग्रेस पार्टी बताओ, मालेगांव में 2 ब्लास्ट हुए, आपकी सरकार थी। जिन लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को खोया, वो क्या पूछ रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? जिन पर इल्जाम लगाया गया, अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया आपने उन्हें। हम पुकारते रहे, बोलते रहे, देखो ये तमाम लोग मासूम हैं, मगर आप नहीं सुने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पर भी एक अखलाकी हमारा फरीजा है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हम पर कर्जा है इन 11 लोगों का। मैं नाम ले रहा हूं मरने वाले कमाल अंसारी का, इसलिए कि हुकूमत को मालूम हो जाए और मरने वाले के खानदान को मालूम हो जाए कि दुनिया तुमको भूल सकती मगर मजलिस और ओवैसी तुमको भूलने नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप वोट डालने जाएंगे इन चीजों का ख्याल रखिए। लोग आपसे बहुत सी बातें करेंगे कि मेयर को रोकना है। हम भी नहीं चाहते बीजेपी का मेयर बने। हमारे जितने 30 उम्मीदवार है ना, 37 उम्मीदवार है, उनको मुंतखब करिए। देखिए किसी का मेयर नहीं बनेगा, मजलिस का बन सकता है अगर आप 37 उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। याद रखो, मैं जब ये कह रहा हूं ना, तो ये जो हजरत शैतान के एजेंट सुन के बोलेंगे, अरे इनू वहां से आके ऐसी बात करके चले गए। अरे दीवाने, याद रखो, जो ख्वाब देखते हैं वो ख्वाबों को पूरा करने अभी जानते हैं। अगर 37 कामयाब होंगे तो कहां से बनेगा किसी का मेयर? दूल्हे भाई मेयर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो यकीनन नांदेड़ पर अपना मेयर बनाने के लिए मेयर मजलिस का होगा इंशाअल्लाह ताला। नांदेड़ से देखना आप, बशर्ते कि आप अपना एक वोट इधर भी नहीं हटने देना। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं। और जो लोग बैठकर ये, आजकल तो हर आदमी साइंटिस्ट बन चुका है। नहीं नहीं, कहां जीतते, होगा खत्म होगा। मैं बिहार गया तो बिहार में मेरे को एक साहब आके बोले, अरे साहब आप इतनी दूर से 1500 किलोमीटर से आ गए, कुछ नहीं होने वाला, यहां पर तो बस हम लोग गठबंधन। मैं बोला सुन लो हजरत, मैं यहां पर 10 साल से आ रहा हूं और आता रहूंगा। बोले क्यों आएंगे आप? मेला मेरी बाप की जागीर है, आपको तकलीफ हो रही। अरे नहीं, माहौल कुछ और है। मैंने कहा सुनो, तूफान का रुख मोड़ने का हुनर हम जानते, बिजली और आंधियों में चिराग जलाने का हुनर हमने सीख लिया। और मैंने कहा मैं, आप अपना नंबर दो या मेरा नंबर रख लो,
जब बिहार के इंतखाबी नतीजे आएंगे तो मैं तुमको फोन करूंगा या तुम फोन करके मुझसे माफी मांग लेना। बोले किस बुनियाद पर कह रहे हो तुम असदुद्दीन ओवैसी कि बिहार में तुम्हारे एमएलए कामयाब होंगे? मैंने उनसे पूछा तुम किस बुनियाद पर बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं फिर के बोल रहा हूं। मैंने कहा तुम में और मुझ में फर्क यह है कि मैं रब्बे कायनात पर कसम खा के भरोसा करके बोल रहा हूं कि हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जीत अल्लाह हमको देने वाला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। यकीनन ये हुकूमत फिरका परस्ती को फरोग दे रही है, यकीनन ये हुकूमत नफरत को बढ़ावा दे रही है, यकीनन ये हुकूमत हमारे मजहबी तशक्कुस को खत्म करना चाहती है। मगर याद रखो जमीन व आसमान का खालिक अल्लाह है। ये लोग जो आज इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी या देवेंद्र फडणवीस हो, नौजवानों घर को जाओ, खजूर निकालो, खजूर की गुठली पर एक पर होता है, वो उसके भी मालिक नहीं है, याद रखो। वो जो खजूर की गुठली में पर होता है ना, उसका मालिक भी अल्लाह है, याद रखो। तो अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत रखो और अपने फैसलों पर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंट रहो कि हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। भारत को अगर मजबूत बनाना है, भारत को अगर सुपर पावर बनाना है, भारत को अगर चीन के सामने ताकतवर तरीके से खड़ा करना है, तो ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब भारत की अक़लियत से इंसाफ भी होगा और भारत की अक़लियत की एक सियासी लीडरशिप होगी। याद रखो ये वतन हमारा भी है, ये वतन हमारा भी है। यहां पर हम कोई किराएदार नहीं है, यहां पर हम कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है। अगर 2-3 लोगों को मार कर डर बैठाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर तुम क्या जवाब दोगे उन अजीम हस्तियों का जिन्होंने इस दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया? मेरी माँ और बहनों, डर को अपने करीब आने मत दो, क्योंकि जिस दीन से तुम और हम वाबस्ता हो, उस दीन की अजमत के लिए, उस दीन की कामयाबी के लिए सबसे पहले अगर किसी ने शहादत दी तो उसका नाम हजरत सुमैया था, एक खातून थी। तुम जिस दीन से वाबस्ता हो, उन्हीं लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया। अगर आज हमारे बच्चों को जेलों में डालकर कोई समझ रहा है कि हुक्मरान हो, तो वो लोग पागल हैं। काला पानी की सजा काटने वालों में बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो अपनी तारीख को याद रखो और हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। नरेंद्र मोदी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? आज कोई मेरे को वीडियो भेजाए, ट्रम्प बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है, मोदी वांटेड टू मेक मी हैप्पी, दैट इज व्हाई ही एग्रीड टू मी। मोदी जी, आपका तो 56 इंच का सीना है। ट्रम्प बोल रहा है मोदी मेरे को खुश करना चाहते थे। मोदी जी, आप उसको खुश कर रहे हैं। यू आर मेकिंग हिम हैप्पी एंड मेकिंग इंडिया अनहैप्पी। ये कैसे होगा मोदी जी? हम बीजेपी वालों को बोलेंगे, अगर तुम में हिम्मत है तो ट्रम्प का नाम लेकर बोलो, हम उसकी बात को झूठ मानते हैं। मगर नहीं बोलेंगे, ये वैसे ऐसी बोलता, ऐसे नहीं बोलता, सच बोल रहा हूं। ट्रम्प बोला नहीं बोला, जाके आज वीडियो देखो और हो सके तो एक रील बनाओ मेरी तकरीर के साथ, ट्रम्प क्या बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, बनाएंगे। हाँ, और उसके बाद नीचे जरा अच्छा लिखना, जरा गाली गलौज नहीं, ट्रम्प को जो चाहे। मेरे भाई, ये हाल हो चुका है। अमेरिका का सदर मोदी बोले थे अब की बार ट्रम्प सरकार, उन्हें जब से आया तंग कर रहा, जब से आया तंग कर रहा हम लोगों को। मैं जंग बंद करा, हमारी बहादुर फौज पाकिस्तान के 9 एयरबेस के परचखे उड़ा दिए। उन्हें वाशिंगटन में बुरा मैं बोला, कितने बार बोल दिया उन्हें।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी वाले समझ नहीं रहे हैं, सत्ता के रहकर ये लोग बहुत खुश हैं, मगर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का क्या हाल हो रहा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए। अब ये मैं बार बार 15 मिनट बोलता था, ये लोग बड़ा टीवी पे चलाते थे, इतना मेरे को बोलते थे। अब 15 तारीख के दिन ही पोलिंग आ गई, बोलो क्या होगा। आप कुदरत का निजाम है, तुम बोले 15, इतना तुम 15 को चाहे अल्लाह वाले 15 को वोट डाल जाके पतंग को। अब तो 15 के दिन 15 मिनट के लिए नहीं, बल्कि सुबह से लेके शाम में 5 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, बंबई में, मालेगांव में, धुलिया में, अमरावती में, अकोला में, अहमदनगर में, परभनी में, लातूर में जाना, पतंग को देखते कि दबाना, 15 बोलाना, ये ले 15 करेंगे नहीं करेंगे, या खाली ऐसी खुश हो के जाके घर में। पोलिंग परसेंटेज कितना होगा? पोलिंग परसेंटेज 90% से कम नहीं होना चाहिए नांदेड़ में इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, वोट इस्तेमाल करो, यहां पर भी SIR होगा, वोट डालो ताकि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में रह सके। डालेंगे ना वोट? कितना पोलिंग परसेंटेज होगा? 90 से कम होगा। जाके घर में सबको वोट डालेंगे। और नौजवानों, जरा उस दिन जल्दी उठो, 11 के बाद नहीं, फजर के बाद वोट डालने जाना। और जो शादीशुदा है, अपनी बेगम से बोलना, भूखिया जाके वोट डालेंगे, तुमको शाम में लिख जाके मैं ट्रीट करता हूं। करेंगे नहीं करेंगे हमारी बेटियों और बहनों को आप, और अम्मा को मनाना, बाबा को जरा गुजारिश करना, ज़ईफ भी रहते, उन्हें बोलते मियाँ जरा सुबह कहीं को दोपहर में जाएंगे, उनको बोलना अब्बा अम्मा अभी चलो, सुबह सुबह जाके वोट डालेंगे, फिर दिन भर तो अपनी बैटिंग चलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जमहूरियत को मजबूत करिए, मजलिस को मजबूत करिए। नांदेड़ के एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए मेरी आपसे अपील है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सलाम अलैकुम।